आइए दोस्तों, यूपीपीसीएस और आरओ का जीएस का दृष्टि पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 आज कवर करते हैं। 13 इससे पहले हम देख चुके हैं, नहीं देखें तो वो जा कर के देख सकते हो आप सभी को प्लेलिस्ट में। देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें पहला कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में? लेमन ग्रास, कांग्रेस ग्रास, नट घास या एलिफेंट घास का? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लेमन ग्रास का। देखो लेमन ग्रास से सिट्रोनेला नामक एक तेल निकाला जाता है और इस तेल का उपयोग मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में तथा मच्छर प्रतिकर्षी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, लेमन ग्रास का उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। देखो दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट रहेगा आप सभी के लिए। इसमें हम 50 जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उससे संबंधित फैक्ट भी समझेंगे। तो देखो अपने दोस्तों के बीच भी वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि सभी को फ़ायदा मिलना चाहिए। और आपको सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखो अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। एक साइड में इसमें नदियाँ दी हुई हैं और दूसरी साइड में जिस क्षेत्र में यानी प्रवाहित होती हैं, यानी ये समझ सकते हो किस जगह पर, किस खाड़ी में, किस सागर में या किस महासागर में अपना मुहाना बनाती हैं। ये जो नदियाँ हैं किस सागर में गिरती हैं जा कर के। तो देखो लीना नदी जो है, ये लीना नदी रूस में प्रवाहित होती है और ये आर्कटिक सागर में जा कर के अपना मुहाना बनाती है। कहाँ? आर्कटिक सागर में। तो देखो ए का हो जाएगा बी, रूस में प्रवाहित होती है, याद रखना। आमूर नदी, आमूरी मंगोलेशिया, रूस और चीन तीनों देशों से होकर के निकलती है। और प्रशांत महासागर, जो तरतारी की खाड़ी है प्रशांत महासागर में, देखा जाए तो रूस के उत्तर पूर्व में पड़ती है, ये उसी जगह पर ये अपना मुहाना बनाती है। तो आमूर नदी का हो जाएगा प्रशांत महासागर, एक का हो जाएगा 4। टिग्रिस, देखो टिग्रिस ये नदी जो है तुर्की है, यानी तुर्की का अब नाम हो गया है, तुर्की है। उसके अलावा सीरिया, इराक, इन सभी जगहों से होकर के प्रवाहित होती है और ये फारस की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो इसका हो जाएगा 1। देखो आपने जब मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने 2 नदियों के नाम सुने होंगे, एक दजला और एक फरात। तो उसमें दजला और फरात में से दजला नदी का नाम ही है टिग्रिस और फरात का नाम है यूफ्रेटस। यानी दजला फरात को क्रमशः टिग्रिस और यूफ्रेटस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और देखो माही नदी ये भारत में प्रवाहित होती है और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो डी का हो जाएगा ये 3। तो सही जवाब होगा इसका 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो ऑप्शन ए ही सही है इसका। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। देखो इसमें पहला है कि चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है। देखो चीन में काफ़ी खनिजों का उत्पादन भी किया जाता है, याद रखना। और उन खनिजों में चीन का अग्रणी स्थान भी है और उन्हीं खनिजों में से एक कोयला है, जिसका उत्पादन करने के हिसाब से देखा जाए चीन संसार में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो देखो इसका ये पहला सही है। दूसरा है यूक्रेन में, दूसरा देखो इसमें यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यूक्रेन में देखो इसके बारे में सुना ही होगा, जैसे रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो काफ़ी चर्चा में है ये स्थान। यूक्रेन, कीव वगैरह, डोनबास, ये सभी यूक्रेन में पड़ते हैं। तो ये कोयला उत्पादक क्षेत्र के लिए ही जाना जाता है। तो ये भी देखो सही हो जाएगा ऑप्शन 2 भी इसका, यानी स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। देखो इसमें तीसरा है कि जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो देखो ये भी ठीक है, क्योंकि ये जो जर्मनी का सार क्षेत्र है प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और ये फ्रांस की सीमा पर सार नदी घाटी में स्थित है, याद रखना। फ्रांस और जर्मनी की सीमा लगती है और आपको ये बताना है फ्रांस और जर्मनी की सीमा कौन सी नदी बनाती है, दोनों की सीमा पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है। ठीक है। तो ये प्रमुख क्षेत्र है जर्मनी का सार क्षेत्र कोयले के लिए। चौथा इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन प्रदेश में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन प्रदेश में है। तो देखो ये भी सही है इसका। जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्र है उत्तर अपलेशियन कोयला क्षेत्र। यहाँ देखो उत्तम कोटि का कोयला प्राप्त होता है, याद रखना। कोयले के जैसे 4 प्रकार हैं, जैसे एंथ्रेसाइट,
बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला, ये 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है और चारों में एंथ्रेसाइट जो कोयला है वो सबसे उत्तम किस्म का है। और देखो भारत में सबसे अधिक गोंडवाना की जो सेलें हैं उसमें पाया जाता है बिटुमिनस प्रकार का। तकरीबन भारत के संपूर्ण कोयले का 95% कोयला यही पाया जाता है, याद रखना। और देखो अमेरिका में जो एप्लेसियन प्रदेश है इसमें एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला काफ़ी मात्रा में पाया जाता है इसमें। तो देखो ये चारों ही कथन जो हैं ये चारों ही सही हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो मिलान ही करना है। इसमें एक साइड में हड़प्पा सभ्यता से पुरास्थल है और उससे संबंधित देखना है आपको किस क्षेत्र में स्थित है। जैसे देखो दघेरी है, दघेरी ये हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। दघेरी हड़प्पा कालीन पुरास्थल है और ये हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो देखो इसका सही मिलान हो जाएगा परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल, तो इसका ए का हो जाएगा 3। दूसरा है लोथल। लोथल देखो भोगवा नदी के किनारे स्थित है और गुजरात में है। ये हड़प्पा सभ्यता का प्राकृतिक बंदरगाह था, ठीक है। यहीं से आपको फारस की मुद्राएं मिली थी। पूछा जा सकता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता जो थी उसमें क्या व्यापार होता था, तो फारस के साथ व्यापार के साथ समझ सकते हो आप कि वहाँ पर फारस की मुद्रा का मिलना। तो देखो ये भोगवा नदी के किनारे और गुजरात में स्थित है, ठीक है। आगे देखो दैमाबाद। दैमाबाद भी काफ़ी फेमस है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है और प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? प्रवरा नदी के किनारे। और पैठन ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। दोनों ही ये महाराष्ट्र में है, दैमाबाद और पैठन। लेकिन दैमाबाद जो है ये तो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है और पैठन है गोदावरी नदी के किनारे। तो देखो ए का हो गया 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा आपका 4 और डी का हो जाएगा 2। तो 3 1 4 2 इसका सही जवाब होगा 3 1 4 2 ऑप्शन सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? अब देखो ये देखना है, इसमें 3 सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है। कार्य क्या कार्य की एसआई यूनिट जूल है या बल की न्यूटन है, द्रव्यमान की किलोग्राम या दाब की डायन? तो देखना है आपको इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है, सभी ने पढ़ाई होगा, तो यही इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। लिख देता हूँ, एसआई पूछा है ना इसमें। डायन तो सीजीएस पद्धति में है इसका बल का, ठीक है। सीजीएस पद्धति में डायन, एसआई सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है डायन। किसका है? बल का, ठीक है। और देखो द्रव्यमान का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? किलोग्राम, उसका द्रव्यमान का। बल का है न्यूटन और कार्य का जूल है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है निर्वात, वायु, जल और इस्पात में? तो देखो सबसे अधिक ध्वनि का वेग जो होता है वो इस्पात में होता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा जवाब। देखो ध्वनि का वेग चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी ऐसे समझ सकते हो ध्वनि जो है निर्वात में गति नहीं कर सकती है, लेकिन प्रकाश जो है वो निर्वात में गति कर सकता है। याद रखना, याद रखना, ध्वनि जो है ठोस में सबसे अधिक तीव्र गति करती है और गैसों में सबसे कम करती है, समझ सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला है इसमें वैदिक देवताओं का पुरोहित अग्नि को माना जाता था क्या? वैदिक देवताओं का पुरोहित अग्नि को माना जाता था। दूसरा है इसमें उपनिषद काल के राजा अश्वपति विदेह के शासक थे। तीसरा है ऋग्वैदिक काल में निष्क गले का आभूषण था। तो बताओ कौन सा सही है इसमें? तो देखो इसमें पहला तो ये गलत है। क्यों? वैदिक देवताओं का पुरोहित जो था वो बृहस्पति को माना जाता था, ना कि अग्नि को, तो इस वजह से ये पहला गलत है। दूसरा है उपनिषद काल के राजा अश्वपति विदेह के शासक थे। तो देखो अश्वपति जो थे ये केकय के शासक थे, ना कि विदेह के। विदेह के शासक तो जनक थे, ठीक है। कहाँ के थे ये? विदेह के नहीं थे, इसे आप कर लेना, लिख देता हूँ केकय, ठीक है। और विदेह के कौन थे? ये जनक थे। तो ये दोनों ही गलत हो गए, पहले एक और दो। तो तीसरा देखो ऋग्वैदिक काल में निष्क गले का आभूषण था। जो ऋग्वैदिक काल था उसमें निष्क जो था वो गले का ही हार था, तो देखो ये तो सही है।
देखो ऋग्वैदिक टाइम, वैदिक सभ्यता में पढ़ा होगा आपने, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट दिया, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहा वो 1500 बीसी से लेकर के, यानी ऋग्वैदिक काल का टाइम रहा था 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, नहीं 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक, 1500 से लेकर के 600 बीसी तक तो पूरा ही वैदिक काल रहा था। फिर उत्तर वैदिक काल रहा था 1000 से लेकर के 600 बीसी तक। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। जो ऋग्वैदिक काल हुआ था 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, उसमें तो ऋग्वेद की रचना हुई थी। बाकी जो उत्तर वैदिक काल था 1000 बीसी से 6000 बीसी तक, उसमें तीनों वेदों की रचना हुई थी, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की। सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ठीक है, बताने को तो काफ़ी कुछ है इसमें, पर प्रैक्टिस सेट है ना, टाइम ज़्यादा लगेगा। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 2023 के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो इसमें पहला क्या कहता है इसमें कि इस वर्ष यह पुरस्कार कैटालिन कारिको और डू वीसमैन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। 2023 का चिकित्सा का पुरस्कार कैटालिन कारिको और डू वीसमैन को दिया गया है क्या, बताइए। देखो कैटालिन कारिको ये हंगेरियन अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, याद रखना, हंगेरियन अमेरिकी वैज्ञानिक हैं कैटालिन कारिको, और इसके अलावा अमेरिकी वैज्ञानिक हैं डू वीसमैन। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो ये तो पहला तो इसमें सही है। ठीक है, किसका, चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। दूसरा देखो इसमें, उन्हें यह नोबेल पुरस्कार कोविड वैक्सीन की तकनीक को विकसित करने के लिए प्रदान किया गया है। क्या इन्हें यह जो पुरस्कार मिला है कोविड 19 की mRNA कोविड वैक्सीन की तकनीक को विकसित करने के लिए दिया गया है क्या? तो देखो ये भी सही है। तो समझ सकते हो इस क्वेश्चन के ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इस वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। भारत के किस दर्शन को कहा जाता है लोकायत दर्शन? चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, वैशेषिक दर्शन, बताइए। देखो चारवाक दर्शन को लोकामत का प्रमुख प्रतिपादक माना जाता है। चारवाक दर्शन को लोकामत का प्रमुख प्रतिपादक माना जाता है, और याद रखना चारवाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन कहा जाता है। देखो लोकायत दर्शन तो हम बोल रहे हैं, लेकिन लोकायत दर्शन को आप कैसे समझ सकते हो? देखो लोकायत दर्शन जो होता है इसका मतलब ये होता है, ऐसे दर्शन से होता है जिसमें लोक को तो महत्व दिया जाता है, जबकि परलोक के प्रति इसमें अविश्वास दर्शाया जाता है। यानी लोक को तो इसमें महत्व दिया जाता है, लेकिन परलोक को नहीं दिया जाता है। इसमें धर्म अधर्म, पाप पुण्य अथवा आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चारवाक दर्शन में लोक को तो महत्व है, लेकिन परलोक को महत्व नहीं है, और इसमें धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, इसके अलावा आत्मा का जो अस्तित्व है उसको भी स्वीकार नहीं किया गया है। तो देखो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चारवाक दर्शन। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा हुआ है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख देखो काफ़ी फेमस है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख है। किस में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में, याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, और यह चंपू शैली में लिखा गया पहला अभिलेख है। किस शैली में? लिख देता हूँ आपको, चंपू शैली में, इस शैली में लिखा हुआ है, ये संस्कृत भाषा में है, और सबसे बड़ा अभिलेख है संस्कृत भाषा का। और देखो जो सुदर्शन झील है गिरनार पर्वत पर गुजरात में पड़ती है, उसका निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, लेकिन उसका पुनर्निर्माण कराया था और उसका उल्लेख रुद्रदामन ने इस अभिलेख में कराया था। ठीक है, तो ये सही जवाब हो जाएगा संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? किस शासक ने? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, या मुइजुद्दीन गौरी, मोहम्मदीन गौरी कह दो, मोहम्मद गौरी। बताइए किसने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी के रूप में स्थापित किया? देखो गुलाम वंश का संस्थापक हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210 तक शासन किया उसने। उसके बाद जो वास्तविक शासक बना गुलाम वंश का, इल्तुतमिश को कहा जाता है, जिसने शासन किया था 1211 से लेकर के 1236 तक। ठीक है, 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया था। ठीक है,
देखो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में पोलो खेलते हुए यानी चौगान खेलते हुए घोड़े से नीचे गिर कर के लाहौर में मृत्यु हो गई थी, उसका मकबरा भी लाहौर में बना था। तो फिर 1210 में इसका पुत्र था कुतुबुद्दीन ऐबक का आराम शाह, वो शासक बना था। आराम शाह या आराम बख्श कुछ भी कह सकते हो, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही बना था। उसको इल्तुतमिश ने 1211 में एक युद्ध लड़ा गया था, जून का युद्ध, ये पूछा जा सकता है 1211 में लड़ा गया था जून का युद्ध, ये किसके मध्य लड़ा गया था? तो इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आरम शाह के मध्य लड़ा गया था। इसमें इल्तुतमिश ने आरम शाह को पराजित कर दिया और फिर खुद शासक बना था, और वास्तविक संस्थापक इसी को कहा जाता है। ये एक इलवारी तुर्क था, इस वजह से कुतुबुद्दीन, इसको गुलाम वंश को इलवारी वंश भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मामलुक वंश भी कहा जाता है इसको। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखो वैधानिक तौर पर भारत का प्रथम सुल्तान था ये। इसकी घोषणा इसने ये भी घोषणा की थी कि मेरे बाद जो भी सुल्तान बनेंगे, जो भी शासक बनेंगे, वो सुल्तान कहलाएंगे। ठीक है, और देखो तराइन का युद्ध भी इसी के टाइम में लड़ा गया था, तीसरा। जैसे पहले दो तो पढ़े ही होंगे आपने, 1191 में लड़ा गया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच। दूसरा भी 1192 में लड़ा गया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच। लेकिन तीसरा युद्ध इसी के टाइम में लड़ा गया 1215 में, तराइन का तीसरा युद्ध यलदौज और इल्तुतमिश के बीच। ठीक है, इसमें यलदौज को पराजित कर दिया था इसने, फिर उसको वापस गजनी भेज दिया था। ये दोनों ही गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक है, नहीं, इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी, ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे चारों। ठीक है, तो देखो इसका जवाब देखना है आपको कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किसने किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है। देखो इल्तुतमिश के बारे में एक दो पॉइंट और बता दूं, याद कर लेना अच्छे से। इल्तुतमिश के शासनकाल में ही चांदी का टंका और तांबे के जीतल चलाए गए थे। इसकी आधिकारिक भाषा हुआ करती थी फारसी, और एक था तुर्काने चहलगानी, यानी उसको दल चालीसा भी कह सकते हो। तो उसकी भी शुरुआत इसने की थी। उसमें 40 सरदार होते थे, उनका समूह बनाया था इसने, उसी को 40 यानी दल चालीसा कहते थे। एकता प्रथा की भी स्टार्टिंग इल्तुतमिश ने की थी। एकता प्रथा में आप समझ सकते हो कि युद्ध के दौरान लूटी हुई संपत्ति और हड़पी हुई संपत्ति जो होती थी उसको सैनिकों में बांट दिया जाता था, और युद्ध के बाद सैनिक या सेनापतियों को दिए जाने वाले प्रांत इक्ता कहलाते थे। जिसे दिया जाता था जिसे वह प्रांत दिया जाता था उसको इक्तेदार कहा जाता था। और देखो वहाँ यानी जहाँ जो इक्ता होता था वहाँ से जो कर वसूला जाता था उसको कहा जाता था इक्तेदारी। और देखो कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कार्य शुरू कराया था, लेकिन पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अपनी राजधानी इसने लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12। सूची फर्स्ट का सेकंड से इसमें मिलान करना है। एक साइड में देखो ये जगहों के नाम है रणथंभौर और चित्तौड़, देवगिरी और गुजरात। ठीक है, अब एक साइड में ये देखना है कि इन जगहों पर किस किस ने शासन किया था। रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी, गुजरात। रणथंभौर पर शासन किसने किया था? ये देखो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। देखो रणथंभौर जो था, रणथंभौर ये काफ़ी फेमस स्थान था, ये राजस्थान में पड़ता है, और ये तकरीबन आप समझ सकते हो ये चारों ही स्थान जो दिए हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। ठीक है, तो देखो रणथंभौर अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, कब? 1301 में। सभी को पता होगा 1301 में किया था, और वहाँ पर शासक था हमीर देव। और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान में उलूग खां और नुसरत खां को भेजा था। इस अभियान में नुसरत खां मारा गया था। ठीक है, और पहली बार रणथंभौर की महिलाओं के द्वारा अलाउद्दीन की जो सेना थी उनके सामने जौहर किया गया था। तो समझ सकते हो अलाउद्दीन की सेना ने सबसे पहले रणथंभौर की महिलाओं के सामने महिलाओं का जौहर देखा था। जौहर इसे कहते हैं जिसमें महिलाएं सामूहिक रूप से आग में कूद जाती हैं, यानी गुलाम नहीं बनती हैं। जैसे राजा वहाँ का हार जाता है तो वहाँ की रानियाँ, दासियाँ जो सब कुछ होती हैं वो सामूहिक रूप से आग में कूद जाती हैं और अपना प्राण त्याग कर देती हैं। तो देखो रणथंभौर में शासक था हमीर देव, तो एक का हो जाएगा 3। चित्तौड़ अभियान भी किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में। कब किया था? 1303 में किया था। और देखो इसका सेनापति था मलिक काफूर, और खुद भी गया था ये मलिक काफूर के साथ। वहाँ का राजा था उसका नाम था रावल रतन सिंह, और उसकी पत्नी थी पद्मावती। उसको हासिल करने के लिए किया था इसने। ठीक है, और उसमें हार हो गई थी उसकी रवल रतन सिंह की, लेकिन पद्मावती ने इसकी
गुलाम होना या इसके साथ आना स्वीकार नहीं किया था और सामूहिक रूप से उसने भी जौहर कर लिया था। तो पद्मावती भी कहा जाता है कि इतनी सुंदर थी वो कि जब वो पानी पीती थी तो उसके गले से वो पानी दिखता था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और देखो इसका जो अलाउद्दीन खिलजी ने ये अभियान किया था, चित्तौड़ अभियान पद्मावती को लेकर के, तो इसका मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 में एक पद्मावत उपन्यास है वो लिखा गया था, उसमें उल्लेख किया गया था। और ये लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह सूरी के शासनकाल में। कब? 1540 में। ठीक है, याद रखना। तो देखो चित्तौड़ में शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह। तो देखो बी का हो जाएगा 4। ठीक है, आगे देखो देवगिरी। देवगिरी भी इसने अभियान किया था, 1296 में किया था देवगिरी पर। फिर दूसरा अभियान भी किया था 1307 में किया था। तीन अभियान किए थे इसने देवगिरी पर, और तीसरा भी किया था 1313 में। ठीक है, देखो जब पहला किया था देवगिरी पर 1296 में, तो उस टाइम शासक था रामचंद्र देव। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिर उसके बाद 1307 में किया था देवगिरी पर दूसरा आक्रमण, तो उस टाइम शासक था रामचंद्र देव। यानी दोनों आक्रमणों में, पहले और दूसरे में तो शासक था रामचंद्र देव। लेकिन दूसरा जो आक्रमण किया था 1307 में अलाउद्दीन खिलजी ने, उसने इसमें मलिक काफूर जो सेनापति था उसको भेजा था। ठीक है, तो देखो इसका मिलान तो हो जाएगा देवगिरी का, रामचंद्र देव, इसका 2 हो जाएगा। लेकिन इसने तीसरा भी जो अभियान किया था ना देवगिरी पर 1313 में, उसमें शासक रामचंद्र देव नहीं था, उसमें था शंकर देव, और उसमें भी इसने मलिक काफूर को ही भेजा था। ठीक है, देखो आप बार बार मलिक काफूर को सुन रहे हैं। मलिक काफूर इसका सेनापति बना था, लेकिन ये कौन था, कहाँ से आया था? देखो 1298 में गुजरात अभियान किया गया था। उस टाइम गुजरात में शासक था रायकरण बघेला, और नेतृत्व तो इसमें किया था अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से, इसके सेनापति उलूग खां और नुसरत खान ने। ठीक है, इसी अभियान के दौरान जैसलमेर पर भी इन्होंने आक्रमण किया था। और जब ये नुसरत खान खम्मात बंदरगाह पर गया था, तो वहाँ से एक गुलाम खरीद करके लाया था, जो कि एक किन्नर था, लेकिन बेहद होशियार और चालाक और चतुर भी था। और इसको इसने 1000 में खरीदा था, 1000 दीनार में। इस वजह से इसको 1000 दीनारी भी कहा जाता है। और इसको फिर आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान पर भी भेजा था, तो काफ़ी चतुर चालाक था, इस वजह से इसको अपना सेनापति भी बना दिया था इसने। ठीक है, तो देखो गुजरात का सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन ए, रायकरण बघेला या कर्णदेव, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, ये अभियान हुआ था 1298 में। और देवगिरी का अभियान जो ये हुआ था रामचंद्र देव द्वारा, पहला तो हुआ था 1296 में समझ लो, और दूसरा हुआ था 1307 में देवगिरी का, रामचंद्र था इन दोनों में। तो ठीक है, तो देखो इसका 3 4 2 1 इसका सही जवाब होगा। काफ़ी कुछ समझाने को है इससे संबंधित, लेकिन प्रतिशत लंबा हो जाता है इस वजह से, तो फिर मैं आपके लिए शॉर्ट में ही रखता हूँ, इतना ही समझ सकते हो आप। तो इसका जवाब क्या होगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किस वंश के समय थे? महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया, तो इसके बारे में ये पूछा है कि पतंजलि जो थे किस वंश के समय में थे, यानी मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या शुंग वंश, कौन सा वंश चल रहा था जब पतंजलि थे, और उन्हीं के द्वारा महाभाष्य की रचना की गई थी, बताइए। तो देखो महाभाष्य की रचना पतंजलि के द्वारा की गई, और ये पतंजलि जो थे ये शुंग वंश के शासनकाल में थे, और उस टाइम शासक था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के ये दरबार में थे, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, किताब उल यामिनी का लेखक कौन था? किताब उल यामिनी, देखो किताब उल यामिनी का लेखक था उत्बी। कौन था? उत्बी। ये महमूद गजनवी का इतिहासकार था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी। और इसी के द्वारा किताब उल यामिनी लिखी गई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसने किताब उल यामिनी या तारीख़ यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसकी? तारीख़ यामिनी भी कह सकते हो, या किताब उल यामिनी। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखो विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में बात करें, पढ़ें विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में, अगर आप महमूद गजनवी के बारे में ना पढ़ें तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। देखो ये एक तुर्क आक्रमणकारी था, और इसने भारत पर आक्रमण जो किया था 1000 से लेकर के 1027 AD तक कुल 17 बार आक्रमण किया था। ये एक तुर्क था, अफगानिस्तान की गजनी नामक जगह से भारत आया था। देखो गजनी में वंश चला करता था, गजनी नाम का, ठीक है, यामिनी वंश चला करता था गजनी में, और उसकी स्थापना अल्पतगीन
के द्वारा की गई थी। फिर उसका गुलाम हुआ था, गुलाम भी हुआ और वो दामाद भी बना, सुबक्तगीन। सुबक्तगीन का ही बेटा था ये महमूद गजनवी, याद रखना। देखो सुबक्तगीन ने भी भारत पर आक्रमण किया था 986 में, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं निकला था। काबुल घाटी में हिंदूशाही वंश चला करता था, उसकी राजधानी पेशावर थी और शासक था वहाँ पर जयपाल। ठीक है, फिर आगे जयपाल पर दोबारा आक्रमण किया सुबक्तगीन ने, तो उसमें सुबक्तगीन को जयपाल ने हरा दिया और उसकी हत्या भी कर दी थी। फिर उसके बाद 97-98 में किया था। फिर 98 में ही महमूद गजनवी शासक बना था वहाँ का, और उसने शासक बनते ही ये कसम खा ली थी कि वो हर साल भारत पर एक आक्रमण करेगा। और देखो ये भी पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के जो भारत पर आक्रमण किए गए थे उनका उद्देश्य क्या था। तो देखो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के दो उद्देश्य थे, एक था धन लूटना और दूसरा था मूर्ति पूजा को नष्ट करना। ठीक है, इसने कुल 17 आक्रमण किए थे भारत पर, यह महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा भी जाता है। देखो इसने 1000 AD में किया था पहला आक्रमण, पेशावर के सीमावर्ती क्षेत्र में जयपाल पर ही किया था, उसमें कोई निर्णय नहीं निकला था। ठीक है, फिर इसके बाद इसने 1000 AD में किया था पेशावर के वहिंद नामक स्थान पर, और वही लड़ा गया था वहिंद का पहला युद्ध, जिसमें देखा जाए तो गजनवी ने जयपाल को हरा दिया था और उसका उपहास करके उसको छोड़ दिया था, लेकिन हत्या नहीं की थी। लेकिन जयपाल उसको सहन नहीं कर पाया था और उसने खुद आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, देखो फिर इसके बाद इसने 1006 में आक्रमण किया भारत में, जो नगरकोट मंदिर है हरियाणा में, उस पर किया। फिर इसने 1008 में आक्रमण किया पेशावर के वहिंद पर, दूसरा। देखो वहिंद का पहला महमूद गजनवी ने 1001 में किया, दूसरा किया 1008 में। ठीक है, जयपाल का पुत्र था आनंदपाल, उसके खिलाफ किया था और हरा भी दिया था तो उसको। फिर इसने 1014 में महमूद गजनवी ने 1014 में हरियाणा का जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है उसमें चक्र स्वामी की मूर्ति थी, यानी कृष्ण की मूर्ति, उसको नष्ट किया था। फिर 1025 का इसका सबसे फेमस आक्रमण है, जो 16वां था इसका आक्रमण, गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उस पर किया था 1025 में। और देखो ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर जो था लकड़ी का बना हुआ था, और इसमें सोने का दरवाज़ा था, और भगवान शिव की सोने की मूर्ति भी थी, और एक अपार खजाना भी था उसमें, तो ये सभी को लूट करके ले गया था। और देखो महमूद गजनवी का सबसे जो आखिरी आक्रमण हुआ था वो 1027 में हुआ था, और बता दूं कहाँ पर हुआ था, ये भरतपुर और आगरा का जो क्षेत्र है उस जगह पर हुआ था। और देखो 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर 1027 में आखिरी आक्रमण हुआ महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हो गई। ठीक है, काफ़ी फेमस था, और यह प्रथम मुस्लिम था भारत में जिसने गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण की थी। देखो गाजी की जो उपाधि, ये जो उपाधियाँ थी बगदाद के खलीफाओं के द्वारा दी जाती थी, और गाजी का मतलब भी बता दूं, याद कर लेना, काफिरों का नाश करने वाला गाजी कहलाता है। गाजी किसको कहते हैं, जो काफिरों का नाश करने वाला होता है। और देखो इसके शासनकाल में कुछ प्रमुख लेखक भी समझ लो, जैसे कि एक था अलबरूनी, वो प्रथम विदेशी था जिसके द्वारा पुराणों का अध्ययन किया गया था। देखो पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी के टाइम में कौन सा इतिहासकार था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था, तो अलबरूनी था। 1030 में उसने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद लिखी थी। एक फिरदौसी था इसी के टाइम में, वो दरबारी लेखक था फिरदौसी महमूद गजनवी का, उसने शाहनामा पुस्तक लिखी थी। एक था बैहाकी जो था महमूद गजनवी के टाइम में, उसके द्वारा तारीख सुबक्तगीन मैंने बताया महमूद गजनवी का पिता था, यानी महमूद गजनवी के पिता की बायोग्राफी लिखी गई थी बैहाकी के द्वारा। और ये उत्बी भी इसी के टाइम में था, तो इसके द्वारा लिखी गई थी किताबुल यामनी। याद रखना, मैंने बहुत कुछ समझा दिया कम से कम समय में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर, 9 दिसंबर, 1 दिसंबर या 10 दिसंबर? देखो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है 11 दिसंबर को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका 11 दिसंबर को मनाया गया है पर्वत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। नेक्स्ट देखो, अब इसमें आपको मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। एक साइड में अधिकारी हैं और एक साइड में विहित कर्तव्य हैं उनके। देखो दीवान ए तन कौन होता था? देखो दीवान ए तन जो होता था वो जागीर व वेतन को देखना उसका कर्तव्य होता था। दीवान ए तन का जागीर और वेतन को देखना उसका कर्तव्य था। तो ए का हो जाएगा 3। मुस्तारफी कौन था? तो ये राज्य की आय और व्यय का निरीक्षण करता था। मुस्तारफी राज्य की आय और व्यय का निरीक्षण करने वाला होता था, तो इसका 4 हो जाएगा। मुशरिफ कार्यालय को संभालने के लिए था।
मुशर्रफ कौन था? कार्यालय को संभालने के लिए, तो एक हो जाएगा। वाक्यान्वयी, ये काफ़ी पूछा जाता है, स्टार लगा लो इस पर। वाक्यान्वयी जो होता था प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करने वाला होता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? देखो पहला है इसमें, विदेशी यात्री फ्रांसिस्को पेलसर्ट शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। दूसरा है इसमें, वह पुर्तगाल का था। देखो विदेशी यात्री फ्रांसिस्को पेलसर्ट, इसके बारे में बताऊं आपको, ये फ्रांसिस्को पेलसर्ट जो था ये शाहजहां के टाइम में नहीं आया था, ये आया था जहांगीर के में। किसके टाइम में आया था? जहांगीर के ही टाइम में आया था। विलियम हॉकिंस सभी को पता होगा। ठीक है, और ये जहांगीर के टाइम में आया था, और इसने जहांगीर के टाइम में आया था, और ये पुर्तगाली भी नहीं था, ये डच था। क्या कौन था ये? डच पर्यटक था। तो इस वजह से देखो ये कथन तो दोनों ही गलत हो जाते हैं। लेकिन इसके द्वारा एक पुस्तक और लिखी गई थी, उसका ऐसा ही नाम था रेमोन्स्ट्रेटिए या कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही करके देखना आप, कि इसके द्वारा फ्रांसिस्को पेलसर्ट के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी रेमोन्स्ट्रेटिए, उसमें जहांगीर के समय का इसने अद्भुत विवरण दिया था उसमें। ठीक है, तो ये दोनों कथन इसके गलत हो जाते हैं। तो ये पूछा है इसमें सही कौन सा है, तो कोई भी नहीं है, ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ना तो 1 और ना ही 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। एक साइड में संत है और एक साइड में सिलसिला, मिलान करना है आपको। जो संत है वो किस सिलसिले से संबंधित है? देखो शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया काफ़ी फेमस संत हुए हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो शेख निजामुद्दीन औलिया ये चिश्ती जो सिलसिला यानी चिश्ती जो संप्रदाय था उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण संत थे, और इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। और देखो गयासुद्दीन तुगलक जो हुआ था, तुगलक वंश का संस्थापक, उसके टाइम में हुए थे। और ऐसा भी याद रखना इनके बारे में कि इन्हीं की वजह से मृत्यु हुई थी गयासुद्दीन तुगलक की। और देखो लकड़ी का महल भी बना था गयासुद्दीन तुगलक का। भारतीय इतिहास में 2 शासक ऐसे हुए हैं, एक था चंद्रगुप्त मौर्य, एक था गयासुद्दीन तुगलक। इन दोनों के महल बने लकड़ी के। ठीक है, उसी में गयासुद्दीन तुगलक को इन्होंने लकड़ी के महल में आग लगवा करके मरवा दिया था। ठीक है, तो देखो शेख निजामुद्दीन औलिया ऐसा भी कहा जाता है कि इनको ना गयासुद्दीन तुगलक पसंद था और ना गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया। तो देखो शेख निजामुद्दीन औलिया ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे, तो एक का हो जाएगा 2। शेख अहमद सरहिंदी, देखो काफ़ी अच्छा ये भी क्वेश्चन है। शेख अहमद जो सरहिंदी थे ये नक्शबंदी जो सिलसिला था उससे संबंधित थे। तो देखो शेख अहमद सरहिंदी किससे संबंधित थे? नक्शबंदी सिलसिले से, तो बी का हो जाएगा 3। देखो नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की गई थी अकबर के शासनकाल में, और इसके संस्थापक जो हुए थे ख्वाजा बाकी बिल्लाह हुए थे, और उसी यानी नक्शबंदी सिलसिले के ही प्रमुख संत हुए हैं शेख अहमद सरहिंदी। और देखो सूफियों में कहा जाए तो ये जो सिलसिला था सबसे कट्टरपंथी सिलसिला था, और इसी के द्वारा अकबर की नीतियों का विरोध भी किया गया था। और इसका जो क्षेत्र था देखो बिहार और बंगाल में फिरदौसी और सत्तारी सिलसिला हुआ था, इससे अलग भी बिहार और बंगाल में कौन सा हुआ था? फिरदौसी और सत्तारी सिलसिला। ठीक है, तो काफ़ी फेमस हो जाता है। और देखो अब्दुल कादिर जिलानी जो थे ये कादिरिया सिलसिले से संबंधित थे, कादिरिया सिलसिले से। कादरिया कह सकते हो या कादरी संप्रदाय या सिलसिला कह सकते हो, इतना भी समझ सकते हो इसके बारे में। देखो इसकी कादरी संप्रदाय के बारे में बताऊं, इसकी स्थापना की गई थी शेख अब्दुल कादिर के द्वारा। और देखो शाहजहां का एक बेटा था दारा शिकोह, सबसे बड़ा बेटा था, जो 4 पुत्र थे दारा शिकोह के, उसमें सबसे बड़ा बेटा कौन था? दारा शिकोह, इसी संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, याद रखना। और देखो इसका हो गया सी का हो गया 4। अब देखो बहाउद्दीन जकारिया ये सोहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे। किससे? सोहरावर्दी सिलसिले से। 12वीं सेंचुरी में इसकी स्थापना की गई थी, और शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, और इसके ये बहाउद्दीन जकारिया जो थे ये काफ़ी फेमस संत हुए थे। तो देखो इसका सही मिलान होगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक साइड में 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर और एक साइड में घोषणाकर्ता।
देखो एक साइड में ये डिक्शनरी दी हुई है, जैसे कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, मरियम वेबस्टर और मैक्वेरी, और दूसरी साइड में 2023 के लिए जो वर्ड घोषित किए गए हैं, यानी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए वो दिए हुए हैं। तो आपको ये देखना है इसमें कौन सुमेलित नहीं है। देखो हेलुसिनेट, हेलुसिनेट को वर्ड ऑफ द ईयर किसने घोषित किया है? देखो 2023 के लिए हेलुसिनेट जो वर्ड है ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने ही घोषित किया है, तो इसका ये बिल्कुल सही है, सुमेलित है। रिज जो शब्द है, रिज, ये भी काफ़ी फेमस है, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने घोषित किया है, ये भी ठीक है। ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है। और देखो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मरियम वेबस्टर डिक्शनरी का है क्या? तो देखो ये एआई जो है ये कोलिंस इंग्लिश डिक्शनरी है, उसके द्वारा घोषित किया गया है। तो फिर मरियम के द्वारा कौन सा किया गया है? मरियम ने घोषित किया है ऑथेंटिक वर्ड को, ठीक है, ऑथेंटिक को याद कर लेना इसे। ऑथेंटिक वर्ड को मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने घोषित किया है, ठीक है। और लेकिन मैक्वेरी डिक्शनरी ने कौन सा घोषित किया है? मैक्वेरी डिक्शनरी ने, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखो मैक्वेरी ने कोजी लिव्स, ये भी सही सुमेलित है। तो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देखो, इसमें भी मिलान करना है। देखो मिलान से संबंधित आरओ में तो 10-15 क्वेश्चन निश्चित आते हैं और पीसीएस में भी काफ़ी आ जाते हैं। तो मिलान का जब आप एक क्वेश्चन करोगे तो उससे संबंधित 5 से 10 तक फैक्ट आपको पढ़ने यानी समझ में आएंगे। अच्छा क्वेश्चन होता है जो मिलान वाला होता है। देखो इसमें एक साइड में विदेशी यात्रियों के बारे में लिखा हुआ है और एक साइड में जो देश हैं वो लिखा हुआ है, यानी किस देश से आया है जो विदेशी यात्री भारत आया है। सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। एथेंसियस निकितन, तो देखो ये रूस का यात्री था। एथेंसियस निकितन किस देश का था? रूस का। तो ए का हो जाएगा 2। निकोलो कॉन्टी, निकोलो कॉन्टी किसके टाइम में आया था? पहले ये बता दो। निकोलो कॉन्टी, देखो ये निकोलो कांटी जो आया था ना, ये देवराय प्रथम के टाइम में आया था। देवराय प्रथम जो था वो शासन कर रहा था 1404 से लेकर के 1422 एडी तक उसने शासन किया था। और जो संगम वंश हुआ करता था उसका शासक था वो, ठीक है, उसी के टाइम में आया था। और ये इटली से आया था, काफ़ी महत्वपूर्ण विदेशी यात्री था। किसके टाइम में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ये प्रथम इटली का यात्री था निकोलो कांटी, जो विजयनगर यात्रा करने आया था, ठीक है। तो निकोलो कांटी का सही जवाब हो जाएगा बी का 3। देखो डोमिंगो पायस, ये डोमिंगो पायस जो आया था ये पुर्तगाल से आया था, डोमिंगो पायस, तो इसका हो जाएगा 4। और ट्रेवनियर, ये भी पूछा जाता है, ट्रेवनियर ये फ्रांस से आया था, तो इसका 1 हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 इसका सही जवाब होगा। 2, 3, 4, 1, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2, 3, 4, 1। क्वेश्चन नंबर 21, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहचान करना है आपको। मनसबदारी, देखो मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने मनसब में जात पद को जोड़ा था। और तीसरा इसमें जात के आधार पर व्यक्ति के पद एवं देय वेतन का निर्धारण किया जाता था। बताइए कौन सा सही होगा? बताइए कौन सा सही होगा? तो देखो करने की कोशिश करें। इसमें पहला देखो, मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो देखो पहला कथन बिल्कुल सही है। मनसबदारी जो व्यवस्था थी ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। और मुगल काल की मनसबदारी व्यवस्था को मुगल साम्राज्य का इस्पाती ढांचा कहा जाता था। और याद रखना ये भी पूछा जाता है कि मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी, ठीक है। लेकिन इसमें जो ये दिया हुआ है ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड कि अकबर ने मनसब में जात पद को जोड़ा था। देखो जात पद को नहीं जोड़ा था अकबर ने, इसमें सवार पद को जोड़ा था। किस पद को? सवार पद को अकबर ने जोड़ा था। और ये जो जात पद था ये इसमें शुरू से ही था। मनसबदारी की शुरुआत जब हुई थी तभी से था ये जात पद। और देखो जात पद का मतलब क्या होता था? जैसे जात पद से आप ऐसे समझ सकते हो, पद या प्रतिष्ठा से है। जो जात था उसका पद से आशय जो होता था पद या प्रतिष्ठा से होता था, ठीक है।
यानी इसके जरिए एक व्यक्ति के पद का और देय वेतन का निर्धारण किया जाता था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता था। और देखो सवार जो पद था उसका आशय मनसबदार के अधीन आने वाले सैनिकों की संख्या से होता था। देखो सवार का जो मतलब होता था वो तो मनसबदार के जो अधीन सैनिक आते थे उससे मतलब होता था, उनकी संख्या से। और जो ये जात पद जो होता था इसका आशय होता था पद या प्रतिष्ठा से। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। और देखो दूसरा है इसमें, तीसरा जात के आधार पर व्यक्ति के पद, बिल्कुल सही है, एवं वेतन का निर्धारण किया जाता था। और ये इसमें दूसरा गलत है। 1 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, देवबंद आंदोलन यूपी यानी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? ये तो सभी को पता ही होगा, पहले उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था और उसी में ये देवबंद आंदोलन हुआ था। किस वर्ष में आरंभ हुआ था ये पूछा है इसमें। देखो देवबंद आंदोलन की शुरुआत तो की गई थी मोहम्मद कासिम ननोतवी के द्वारा, उसमें सहयोग भी किया था जैसे अहमद गंगोही और 1-2 और हुए थे, जुल्फ़िकार अली भी हुए थे। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1866 में की गई थी। तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देवबंद आंदोलन यूपी में किया गया था संयुक्त प्रांत में, और इसमें दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी इसकी शुरुआत। ठीक है, आप तो इतना याद रखना कि देवबंद आंदोलन 1866 में हुआ था और इसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे कासिम ननोतवी और अहमद गंगोही, राशिद अहमद गंगोही, इन दोनों को याद कर लेना। आगे देखो, मानवाधिकार दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना पहली बात तो। ठीक है, देखो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इस वर्ष इसकी थीम सभी के लिए स्वतंत्रता, सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय थी। देखो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस और 2023 के इसकी थीम है सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। यानी ऐसे समझ सकते हो फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। 2023 में मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? तो इसके बारे में बताऊं। 10 दिसंबर 1948 को अपनाने की घोषणा की गई थी। और इसकी ये 2023 में 23वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अब देखते हैं आगे, ये दोनों ही सही हैं, इसके ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए अब एक साइड में सूची फर्स्ट सेकंड का मिलान करना है। अल्टीमीटर, ये जो मापक यंत्र हैं इनके द्वारा किसका मापन किया जाता है? देखो अल्टीमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखो समुद्र से संबंधित है ये अल्टीमीटर जो है। समुद्र सतह से किसी बिंदु की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है अल्टीमीटर का उपयोग। ठीक है, तो अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र सतह से ऊंचाई मापने के लिए किसी बिंदु की। और देखो दूसरा है इसमें लक्समीटर। लक्समीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका किया जाता है प्रकाश की तीव्रता में। ये भी ठीक है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। रिंगलमैन स्केल का उपयोग, देखो रिंगलमैन स्केल का उपयोग किया जाता है धुएं का घनत्व तथा कैरेटोमीटर जो है इसका किया जाता है कैरेट। देखो सोने में तो आपने पढ़ाई होगा, जैसे देखते हैं कितने कैरेट का सोना है, उसमें ये वर्ड तो सुने ही होंगे आपने कि जैसे सबसे शुद्धतम होता है 24 कैरेट सोना, तो उसी हिसाब से कोई कहता है 20 कैरेट, 15 कैरेट, 18 कैरेट। तो ये तो सिंपल है, सोने से संबंधित है, कैरेट वर्ड लग जाए तो। ठीक है, ये सभी मिलान सही है, 1 2 3 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन डी है इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25, यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परिवेश ताप 273 केल्विन पड़ता है तो डॉक्टर के थर्मामीटर में पठन क्या होगा? देखो 273 जो केल्विन ताप पड़ता है परिवेश में प्रयोगशाला में, तो डॉक्टर के थर्मामीटर में वो क्या होगा? फ़ारेनहाइट में बताना है। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री या -100 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो आपको इसके लिए बताऊं कि जैसे फ़ारेनहाइट और केल्विन में जो पैमाना, फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाना होता है, उसमें संबंध निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको आप याद कर लेना। जैसे फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 ये कोष्टक में के -273 + 32, इस हिसाब से निकाल सकते हो। देखो 9/5 करोगे, केल्विन कितना बताया इसमें 273 -273 + 32, तो 273 ये तो कट गए
इसमें कितना बच्चा 9/5, अब ये 0 हो गया, प्लस 32, 0 का किसी संख्या में गुणा करोगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, 0 + 32। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा 32 डिग्री, कितना आ जाएगा 32 डिग्री, F बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे देखते हैं अब, साबुन के बुलबुलों में रंगों का बनना किस प्रकाशिक घटना का उदाहरण है? साबुन के बुलबुलों में रंगों का बनना किस प्रकाशिक घटना का उदाहरण है? प्रकाश का दुर्वर्ण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण। देखो, वर्षा में जब बूंदें गोल होती हैं तो वर्षा की बूंदों का गोल होना किसका कारण है, ये भी बताना है आपको। और साबुन के बुलबुलों में रंगों का बनना किस प्रकाशिक घटना का उदाहरण है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। साबुन के बुलबुलों में रंगों का बनना किस प्रकाशिक घटना का उदाहरण है? तो देखो, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रकाश का व्यतिकरण की घटना का उदाहरण है ये साबुन के बुलबुलों में रंगों का बनना। देखो, इसमें समझो कि साबुन के बुलबुलों में पानी की एक पतली परत होती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें बुलबुले पर पड़ती हैं तो वे बुलबुले की बाहरी एवं आंतरिक परत से परावर्तित हो जाती हैं। समझ रहे हो, जब प्रकाश की किरणें बुलबुले पर पड़ती हैं तो वह बुलबुले की बाहरी एवं आंतरिक परत से परावर्तित हो जाती हैं, और यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण ही है, और जिसके कारण देखा जाए तो बुलबुलों पर विभिन्न प्रकार के रंग प्रदर्शित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और देखो, बारिश की बूंदों का गोल बनना कारण है पृष्ठ तनाव का, पृष्ठ तनाव की वजह से वर्षा की बूंदें गोल बनती हैं। अब देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 27, अर्धचालक की चालकता 0 केल्विन ताप पर होती है। अर्धचालक की चालकता 0 केल्विन ताप पर कितनी होती है? 10.5 ओम, 10 ओम, 0 या 10 ओम? तो देखो, इस क्वेश्चन में अर्धचालक की जो चालकता होती है 0 केल्विन ताप पर, वो होती है 0। कैसे होती है? देखो, परम शून्य ताप पर देखा जाए तो जो अर्धचालक है एक आदर्श अचालक यानी शून्य चालकता की भांति व्यवहार करता है। इसी वजह से 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक की जो चालकता होती है वो 0 होती है, याद रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? देखो, बखीरा वन्यजीव जो अभयारण्य है उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित है, संत कबीरनगर में, तो ये तो सुमेलित नहीं है। दूसरा है इसमें ओखला वन्यजीव अभयारण्य, ओखला पड़ता है आपका गौतम बुद्ध नगर में, ये भी सुमेलित नहीं है। तीसरा है सांडी वन्यजीव अभयारण्य, देखो सांडी वन्यजीव अभयारण्य ये हरदोई जिले में स्थित है, ये सुमेलित है, इसका आंसर भी यही हो जाएगा। तीसरा है इसमें महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ये ललितपुर में स्थित है, ना कि बस्ती में, ललितपुर में। ठीक है, ओखला कहाँ है? गौतम बुद्ध में, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, बखीरा कहाँ है? बखीरा है आपका संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में, याद रखना, इन सभी को अच्छे से समझ लेना। आंसर हो जाएगा सांडी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? हरदोई में। देखो, ललितपुर यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। देखो, परिणामित्र यानी ट्रांसफॉर्मर का उपयोग होता है, ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किस में होता है? देखो, आप ट्रांसफॉर्मर तो आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन हिंदी का वर्ड है परिणामित्र, इसमें कठिनाई हो रही होगी। तो इसका उपयोग किस में होता है? निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए, और दूसरा है दृष्ट धारा यानी डीसी को प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी में परिवर्तित करने के लिए। देखो, इसमें पहला स्टेटमेंट देखो, दिष्ट धारा यानी डीसी को प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी में परिवर्तित करने के लिए, तो ये तो सभी को पता ही होगा। इसमें तो प्रयोग करते हैं हम इन्वर्टर का, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं डीसी को एसी में बदलने के लिए। लेकिन इसमें पहला जो दिया हुआ है निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए, देखो ये सही है। जैसे प्रत्यावर्ती वोल्टता जो है एसी वोल्टेज, इसको निम्न से उच्च तथा उच्च से निम्न में परिवर्तित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम। किससे? ठीक है, तो ये पहला सही हो जाएगा, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं हम। जैसे एसी वोल्टेज को निम्न से उच्च तथा उच्च से निम्न में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग करते हैं हम, किसका? ट्रांसफार्मर का। एसी वोल्टेज को याद रखना, निम्न से उच्च और उच्च से निम्न में, तो पहला सही है इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
30, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी के अगले प्रमुख के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी के अगले प्रमुख के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समीर शाह को, यानी बीबीसी के प्रमुख हेतु प्रस्तावित कौन है? समीर शाह। और देखो राजेश नाम्बियार के बारे में भी बता दूं, राजेश नाम्बियार जो हैं नेस्कॉम के चेयरपर्सन हैं। और ये मनीष वी देसाई भी जान लो, मनीष वी देसाई हैं पीआईबी के मुख्य महानिदेशक। और ये के.एन. शांत कुमार कौन है फिर? ये पीटीआई के बोर्ड अध्यक्ष हैं, पीटीआई के बोर्ड अध्यक्ष। ठीक है, याद रखना। अब आगे देखो, सौरमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? सौरमंडल के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? देखो सूर्य ग्रहण प्रतिपदा या अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण प्रतिपदा या अमावस्या को, देखो तो इसमें ये पहला सही है। सूर्य ग्रहण जो है प्रतिपदा यानी पूर्णिमा कह सकते हो, या अमावस्या यानी दोनों बार को होता है। और यह स्थिति कब होती है सूर्य ग्रहण की? देखो सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जब पृथ्वी आ जाती है, जिस वजह से सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, तो तब होता है ये सूर्य ग्रहण। नहीं, सॉरी, एक सेकंड। सूर्य और पृथ्वी के मध्य में जब चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में जब चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है। उस घटना को कहते हैं सूर्य ग्रहण। देखो वैसे तो ये पृथ्वी ग्रहण होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? जैसे कि देखो सूर्य और पृथ्वी के मध्य में जब चंद्रमा आ जाता है तो तब होता है ये सूर्य ग्रहण। ठीक है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, जब होता है चंद्र ग्रहण। जैसे कि चंद्र ग्रहण नाम दिया, उसमें कब नाम दिया? जैसे सूर्य और पृथ्वी के मध्य में, नहीं, सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जब पृथ्वी आ गई, एक सेकंड दोबारा समझो अच्छे से, कि जैसे देखो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ गया तब तो हो गया सूर्य ग्रहण। ठीक है, जब सूर्य की जो रोशनी है पृथ्वी पर नहीं पहुंची तो उसको हमने सूर्य ग्रहण कह दिया। ठीक है, होना चाहिए था यह पृथ्वी ग्रहण। लेकिन जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में, चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता है, तो उसको नाम तो दे देते हैं हम चंद्र ग्रहण। लेकिन ये उल्टा बना दिया वैज्ञानिकों ने, तो उसी हिसाब से हमें याद करना भी पड़ेगा। तो याद रखना सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है पूर्णिमा और अमावस्या को। कब? जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है तो। दूसरा देखो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। देखो एक सेकंड और गलती कर गया मैं इसमें। देखो ये क्वेश्चन तो छोटे लेवल के हैं, लेकिन हम जब ज़्यादा लेवल के पढ़ने लग जाते हैं तो छोटे को महत्व कम देते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि उस पर भी अच्छी तरह से रिवाइज करो। ये कन्फ्यूजन वाले होते हैं, जैसे मैंने कर दिया उसी हिसाब से आप ना करो। तो देखो सूर्य ग्रहण जो होता है तो याद रखना ये तो होता है सदैव अमावस्या को, और जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा को। पहले तो ये 2 पॉइंट याद कर लो। तो देखो पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है, ये सही है, और पहला भी सही है। ठीक है, दोनों ही सही हैं ये। और तीसरा देखो इसमें पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों में एक साथ दिखाई देता है। देखो ये जरूरी नहीं है कि सभी भागों में एक साथ दिखाई दे। जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है, यानी देता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल सीमित यानी कुछ भूभाग पर ही ये दिखाई देता है। ठीक है, तो ये तीसरा इसमें गलत हो जाएगा। चौथा इसमें सौर पवनों के कारण उत्तरी ध्रुव पर उत्पन्न होने वाली चमक को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर पवनों के कारण उत्तरी ध्रुव पर उत्पन्न होने वाली चमक को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं क्या? देखो सौर पवनों के कारण उत्तरी ध्रुव पर जो उत्पन्न होने वाली चमक है उसको अरोरा बोरेयालिस कहते हैं। ठीक है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर जो उत्पन्न होने वाली चमक होती है उसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलियस। देखो कैसे याद कर सकते हो, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणी अक्षांश में पड़ता है, तो उस हिसाब से याद कर सकते हो कि दक्षिणी ध्रुव पर देखा जाए तो अरोरा ऑस्ट्रेलियस होता है, और उत्तरी ध्रुव पर होता है, उत्तरी ध्रुव पर जो उत्पन्न होने वाली चमक है उसको अरोरा बोरियालिस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। दक्षिणी ध्रुव में ऑस्ट्रेलिया है तो अरोरा ऑस्ट्रेलियस उस हिसाब से समझ सकते हो। दक्षिणी अक्षांश में कह रहा हूँ मैं, ध्रुव से नहीं। ठीक है, कुछ भी समझ लो, समझने के लिए बता रहा हूँ बस। तो इसमें चौथा भी गलत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 सही हैं इसके, ओनली ऑप्शन ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा लोरेशिया का भाग नहीं था? लोरेशिया का भाग कौन सा नहीं था?
देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लॉरेंसिया का भाग कौन सा नहीं था इसमें? ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। देखो इसको करने से पहले ये समझो कि कार्बोनिफेरस कल्प हुआ था, उसमें जो समस्त स्थल पिंड था वो एक स्थलीय भाग के रूप में था। और इसको फिर रॉबर्ट वैगनर एक वो हुए, ठीक है, वैज्ञानिक हुए, उन्होंने पेंजिया नाम दिया था। और पेंजिया के चारों ओर स्थित जो विशाल जलीय भाग था उसको उन्होंने पेंथलासा नाम दिया था। यानी इन्होंने स्थलीय भाग को तो पेंजिया नाम दिया था, जो सागरीय जलीय भाग था उसको इन्होंने पेंथलासा नाम दिया था। देखो पेंजिया का विभाजन हुआ था, उसके हिसाब से देखा जाए तो पेंजिया का विभाजन हो गया, उसके बाद उसका उत्तरी भाग लॉरेंसिया कहलाया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा था। और लॉरेंसिया के अंतर्गत जैसे आप देख सकते हो उत्तरी भाग में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और आपका यूरोप और आपका एशिया का काफ़ी हिस्सा शामिल था उसमें। और जबकि जो गोंडवाना लैंड था उसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीपीय भारत। तो देखो भारत के तो बारे में आपको पता ही होगा, मेडागास्कर के पास से आया भारत। और अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सभी जो बने थे गोंडवाना लैंड से बने थे। तो इसमें पूछा है लॉरेंसिया का भाग नहीं था। तो देखो मेडागास्कर मैंने अभी बताया किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। बाकी ग्रीनलैंड, यूरोप और उत्तरी अमेरिका ये सभी लॉरेंसिया के भाग थे। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मेडागास्कर इसका भाग नहीं था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार बताना है पशुपालन का जो प्रारंभ है कब से माना जाता है। देखो पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं ना, प्राप्त हुए हैं साक्ष्य, वो मध्यपाषाण काल के अंतिम चरणों में माने जाते हैं पशुपालन के साक्ष्य। और देखो इस काल में पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं भारत में, आदमगढ़ है एक, नर्मदापुरम जिसका पूर्व नाम है होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा बागौर है भीलवाड़ा राजस्थान में, वहाँ से मिले माने जाते हैं। कहाँ से? भारत में आदमगढ़ जो नर्मदापुरम यानी पूर्व नाम उसका होशंगाबाद है मध्य प्रदेश में, उस जगह से। और बागौर है एक भीलवाड़ा में राजस्थान में, वहाँ से। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में। तो समझ लो मध्य पाषाण काल में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 34। एक साइड में सम्राट और एक साइड में उसके विरुद्ध, यानी सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। देखो एक साइड में सम्राटों के नाम है और एक साइड में उनको जो उपाधियां दी गई यानी दूसरे नाम हैं जो जिससे जाने जाते हैं। जैसे देखो अशोक है, मौर्य वंश का काफ़ी फेमस सम्राट हुआ है, काफ़ी फेमस शासक हुआ है। तो देखो इसको अशोक को जो है प्रियदर्शनी यानी प्रियदर्शी राजा भी कहा गया है। और इसका जो उल्लेख मिला है वो बराबर की जो गुफाएं हैं उसमें मिला है। इसको देवनाम प्रिय प्रियदर्शी भी कहा जाता है, रूमंदेही और गिरनार अभिलेखों से भी मिला है। अशोक राजा भी कहा गया है, मास्की अभिलेख, गुर्जरा, नेतुर वगैरह इसमें मिला है इसका। और देखो अशोक को ही मगधाधिराज भी कहा गया है और इसको महाराज कुमार भी कहा गया है। देवनाम प्रिय 12वें और 13वें शिलालेख में मिला है इसके बारे में। और देखो अशोक के कई नामों में जैसे बुद्ध शाक्य और अशोक भी कहा गया है इसको, मास्की अभिलेख में अशोक वर्धन भी कहा गया है इसको, विष्णु पुराण में तो काफ़ी फेमस हुआ है ये। तो इसके बारे में जो शिलालेख हैं उन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब देखो समुद्रगुप्त परिक्रमांक यानी विक्रमांक या परिक्रमांक कुछ भी कह सकते हो। भारत का इसको नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को ही, और काफ़ी फेमस था। इसने उत्तरापद के 9 शासक और दक्षिणापद के 12 शासकों को पराजित किया था। और देखो इसमें तो एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने ही कहा था इसको भारत का इतिहासकार, भारत का नेपोलियन। ठीक है, इसने 3 नीतियां अपनाई थी, ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह की। ग्रहण का मतलब होता था शत्रु पर अधिकार करना, मोक्ष का मतलब होता था शत्रु को मुक्त करना, और अनुग्रह का था शत्रु को उसका राज्य वापस लौटा करके दया कर देना। विक्रमांक की उपाधि इसकी काफ़ी फेमस थी। और 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे इसने। दरबारी कवि हुआ था इसका हरिसेन, उसने इसकी विजयों को इलाहाबाद अभिलेख पर लिखाया था, वही प्रयाग प्रशस्ति कहलाती है, याद रखना। और देखो समुद्रगुप्त एक कवि भी था, याद रखना, और यह कविराज की भी उपाधि धारण की थी इसने। और ये ऐसा कहा जाता है कुशल वीणा वादक भी था, और इसी के सिक्के पर इसको वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और देखो एक बौद्ध भिक्षु था, वसुबंधु, इसी के टाइम में रहता था। ठीक है, तो बताने को और भी काफ़ी कुछ है लेकिन इतना ही समझ लो। देखो चंद्रगुप्त सेकंड
चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में भी बता दूं, ये भी काफ़ी फेमस हुआ है, गुप्त वंश का ही शासक है, 380 से 413 तक इसने शासन किया था। ठीक है, इसके अलग नाम है, जैसे देवगुप्त, देवराज, देवगुप्त, देवश्री वगैरह भी कहा जाता है। इसके अलावा इसकी उपाधियां थीं, जैसे एक तो थी विक्रमांक की, विक्रमादित्य की भी थी। देखो इसको परम भागवत भी कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो इसमें विक्रमादित्य दिया हुआ है, तो चंद्रगुप्त की विक्रमादित्य हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। और देखो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में ही नौरत्न रहते थे, सभी को इसके बारे में तो पता ही होगा। नौरत्न जैसे अमर्त्य सिंह था, इसमें महान कवि और संस्कृत कोशागार था, एक उसने वोकाबुलरी और लिखी थी संस्कृत की। ठीक है, एक था धन्वंतरी, प्रसिद्ध चिकित्सक था इसी के टाइम में, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। और देखो महाकवि कालिदास भी हुए हैं इसी के टाइम में, जिनके द्वारा काफ़ी रचनाएं की गई हैं, जैसे मेघदूतम कुमार संभवम और उसके द्वारा एक रचना और है, वो प्रसिद्ध है मुझे, या मालविकाग्निमित्रम, जो उनकी दोनों की प्रेम कथाओं के बारे में थी। काफ़ी रचनाएं थी इन सभी के और देखो एक कवि हुए हैं हरिसेन, इसके लेखक और दरबारी कवि थे हरिसेन। ठीक है, छपड़क भी हुए हैं, जो प्रसिद्ध ज्योतिषी थे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में ही। शंकु भी हुए हैं, स्थापत्यकार था। वराहमिहिर भी था, खगोल शास्त्री। एक बरुरुचि और था, संस्कृत का विद्वान। और एक और नौवां था, उसका नाम था वेताल भट्ट, वो जादूगर था इसके टाइम में। ठीक है, नौरत्न हुए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। ठीक है, काफ़ी फेमस था। और देखो गुप्त काल में ही भारत का जो प्रथम मंदिर था दशावतार का, देवगढ़ यूपी में है, उसका निर्माण किया गया था इसी के शासन काल में, याद रखना। और देखो गुप्त काल में ही वेदों को लिपिबद्ध भी किया गया है, शकों का इसने अंत किया था। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है कि शक संवत भी इसी के टाइम में चला गया था। देखो काफ़ी फेमस हैं ये सभी। और एक चीनी यात्री आया था फायान इसके टाइम में, जो 15 वर्ष भारत में रहा था। जैसे हर्षवर्धन के टाइम में एनसवांग आया था, इसके टाइम में फायान आया था। ठीक है, तो देखो स्कंदगुप्त क्रमादित्य की उपाधि थी, क्रमादित्य स्कंदगुप्त। और देखो रुद्रदामन ने अपने जूनागढ़ अभिलेख में गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील है उसका जीर्णोद्धार कराया था, वो उल्लेख करा था। लेकिन आगे फिर स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, उसकी भी मरम्मत कराई थी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी फेमस हो जाता है स्कंदगुप्त जो है। और इसने सौराष्ट्र का एक गवर्नर था, उसका नाम था पर्णदत्त, और उसका पुत्र था चक्रपालित। सुदर्शन झील की मरम्मत के लिए उसको चुना था। ठीक है, स्कंदगुप्त के टाइम में ही ऊड़ों का प्रथम आक्रमण हुआ था तोरमड़ के किले पर, यह भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो ये सभी मिला दिए मैंने। पहले का तो हो गया 2, दूसरे का 1, तीसरे का 4 हो जाएगा, और इसका 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे देख लो, देखो सूची फर्स्ट का सेकंड से इसमें मिलान करना है। एक साइड में देखो सूची दी हुई है। अब ये असंबद्धताओं के बारे में दी हुई है, जो पृथ्वी की जैसे अलग अलग परतें हैं उस हिसाब से। देखो पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया गया है। जैसे सबसे ऊपर है क्रस्ट, या उसे भूपटि कह सकते हो, उसके नीचे मेंटल, और सबसे एंड में है केंद्रीय भाग जो है क्रोड कहते हैं उसे। ठीक है, तो इसमें ये असंबद्धता जो है, जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूँ, इसे नीचे बना देता हूँ। जैसे मान लो ये है आपके सामने पृथ्वी। ठीक है, ये आपने 3 विभाजन कर दिए। ये सबसे ऊपर तो हो गई क्रस्ट, वो हो गई क्रस्ट। ठीक है, ये इसके नीचे हो गई मेंटल, और इसके नीचे हो गई सबसे नीचे कोर। ठीक है, तो अब इसमें देखो फिर इनको दोबारा तीनों को 2-2 भागों में और विभाजित कर दिया ऐसे। ठीक है, तो देखो सबसे ऊपरी जो भाग है, ऊपरी मेंटल नहीं, ऊपरी क्रस्ट और निचली मेंटल, तो इसको विभाजित कर दिया। ये कौन सी असंबद्धता है? सबसे ऊपर कॉनरेड। ठीक है, कॉनरेड है सबसे ऊपर। फिर उसके नीचे आओगे तो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को कौन विभाजित करती है? तो यह है फिर इसके नीचे मोहो। ठीक है, मोहो असंबद्धता। फिर ये आपके सामने आओगे नीचे, तो नीचे वाली मेंटल और ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली, एक सेकंड, देखो ये हो गई ऊपर वाली क्रस्ट और नीचे वाली क्रस्ट को। अब इसमें नीचे वाली क्रस्ट और ऊपर वाली मेंटल ये करती है। तो अब इसमें ऊपर वाली मेंटल और नीचे वाली मेंटल को कौन विभाजित करती है? ये रेपेटी है। ठीक है, और फिर ये हो गई। अब इसके बाद देखोगे नीचे वाली मेंटल और ऊपर वाली क्रस्ट को कौन विभाजित करती है? तो ये गुटेनबर्ग है, गुटेनबर्ग असंबद्धता। और सबसे नीचे है नीचे वाली कोर, और ऊपर वाली कोर को विभाजित करती है लेहमन। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, आसानी होगी आपको। देखो कॉनरोड असंबद्धता जो है, कोनार्ड जो असंबद्धता है, या कॉनराड असंबद्धता कह सकते हो, ये विभाजित करती है ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से। ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के मध्य में है, तो ए का हो जाएगा 3।
मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई थी, जैसे कॉनरोड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमन असंबद्धता है, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई थी। ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे आप तो कौन, मोह, रेपटे, गूंसा, मारेगो की जगह पे मैंने लगा दिया था लेहमन। कौन, मोह, रेपटे, गूंसा, लेहमन। तो उसी हिसाब से कौन से कॉनरेड, मोह से मोहो, और रेपटे से रेपटी, और घूसा से मैंने बनाया था गुटेनबर्ग, और लेहमन को वैसे ही याद कर लिया था। ठीक है, तो इस हिसाब से देख सकते हो। देखो मोहो रोविक, मोहो, इतना समझो, मोहो असंबद्धता जो है ये किसको अलग करती है, तो बताया था मैंने अभी, क्रस्ट एवं मेंटल को अलग करती है, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को। तो इसका एक हो जाएगा। अब देखो गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग मेंटल को क्रोड से अलग करती है, यानी निचली मेंटल को ऊपरी क्रोड से, निचली मेंटल को बाह्य क्रोड से, तो इसका 2 हो जाएगा। अब देखो लेहमन सबसे नीचे है, ऊपरी कोर को निचली कोर से, यानी बाह्य कोर को आंतरिक कोर से, तो इसका 4 हो जाएगा। तो 3 1 2 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 1 2 4 ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, बिल्कुल। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 36। अगस्त 2023 में टेस्ला कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया है? बताइए किसको बनाया गया है? देखिए अगस्त 2023 में टेस्ला कंपनी का मुख्य वित्तीय जो अधिकारी बनाया गया है ये भारतीय वो है वैभव तनेजा। कौन? वैभव तनेजा को बनाया गया है टेस्ला का मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ। तो देखो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी, वैभव तनेजा। लेकिन इसके अलावा इंदरमीत गिल जो हैं इनके बारे में देखो। इंदरमीत गिल ये भी इंपॉर्टेंट है। ये विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। किसके? विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, तो काफ़ी फेमस हो जाते हैं, ये दोनों याद कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। वलित पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? वलित पर्वतों के संबंध में देखो इसमें पहला है ये भूतल के नवीनतम पर्वत हैं जिनमें विश्व की उच्चतम चोटियां पाई जाती हैं। दूसरा है इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों में दबाव पड़ने के फलस्वरूप होता है। तो देखो इन वलित पर्वतों के बारे में आपको समझाऊं तो उसी हिसाब से इन क्वेश्चनों को, इनको स्टेटमेंटों को समझना कि जैसे देखो वलित पर्वत जो हैं ये भूतल के सामान्यतः नवीनतम पर्वत हैं। ठीक है, और ये जो पर्वत हैं इनमें विश्व के सबसे उच्चतम चोटियों वाले पर्वत पाए जाते हैं, यानी जितनी भी उच्चतम चोटियां हैं विश्व की वो इन्हीं में पाई जाती हैं अधिकतर। और इन पर्वतों का जो निर्माण होता है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा अवसादी जो चट्टानें होती हैं उसमें दबाव पड़ने से होता है, ना कि आग्नेय चट्टानों से। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत, एटलस पर्वत, ये सभी वलित पर्वतों के ये उदाहरण हैं। तो देखो अब इसमें पहला कि ये भूतल के नवीनतम पर्वत हैं, सही है यहाँ तक, जिसमें विश्व की उच्चतम चोटियां पाई जाती हैं। तो पहला तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। दूसरा देखो इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों में दबाव पड़ने के फलस्वरूप हुआ है, तो ये गलत है। ये अवसादी चट्टानों में दबाव पड़ने के फलस्वरूप होता है इनका वलित पर्वतों का निर्माण। ठीक है, हिमालय, रॉकीज, एटलस जो हैं ये सभी इसी के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है इसका जवाब। सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। एक साइड में देखो बुद्ध के जीवन की घटना है और एक साइड में उसके प्रतीक चिन्ह है। जैसे महात्मा बुद्ध से संबंधित है ये क्वेश्चन। देखो महात्मा बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन आए और उसके बारे में मैं कुछ बताऊं ना तो ऐसा तो होगा नहीं। तो देखो महात्मा बुद्ध के इस क्वेश्चन को करने से पहले उनसे संबंधित कुछ समझ लो कि देखो जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था, लुम्बिनी नामक ग्राम में 563 BC में हुआ था। और इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, इनका महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम, इनकी माता का नाम था गौतमी। क्या नाम? नहीं गौतमी नहीं, महामाया था, वो तो मौसी थी इनकी। ठीक है, और इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है क्योंकि शाक्य कुल के क्षत्रिय थे ये, इस वजह से। और ऐसा कहा जाता है कि 7वें दिन इनके जन्म के इनकी माता का देहांत हो गया था और जो इनका पालन पोषण किया था इनकी मौसी गौतमी के द्वारा किया गया था। फिर आगे चल के यह इनकी शिष्य भी बनी थी, पहली महिला शिष्य। और देखो 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह हो गया था यशोधरा नाम की कन्या से। यशोधरा से ही इनका पुत्र राहुल हुआ था। एक दिन जब सिद्धार्थ, ऐसा कहा जाता है कि सारथी था इनका चिन्ना, जिसको चन्ना भी कहा जाता है, उसके साथ अपने घोड़ा था इनका कंतक, उसके साथ घूमने निकले थे। तो इन्होंने कुछ दृश्य देखे थे, 4 दृश्य देखे थे जिसके बाद इनकी जो ज़िंदगी है वो बदल गई थी। और इन्होंने फिर आगे चल के 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। और जब इन्होंने घर
त्यागा था यानी घर छोड़ा था, तो उस घटना को कहा गया था महावीर निष्क्रमण। ठीक है, और इसके बाद ये अनोमा नदी के तट पर पहुँचे थे, और अनोमा नदी के तट पर ही इन्होंने अपना सिर मुड़वाया था और सन्यासी रूप धारण किया था। ठीक है, फिर ये महाज्ञान की तलाश में निकल गए, और सबसे पहले ये राजगृह पहुँचे थे। वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलार कलाम, उस व्यक्ति से इन्होंने कुछ शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद फिर ये वैशाली पहुँच गए थे। ठीक है, वैशाली में फिर महात्मा बुद्ध ने आगे चल के रुद्रक रामपुत्र नामक व्यक्ति से कुछ शिक्षा ग्रहण की थी। देखो, दोनों से शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये कहाँ पहुँचे थे? गया में। गया जो बिहार में पड़ता है वहाँ पर, और वहाँ पर महात्मा बुद्ध की मुलाकात हुई थी 5 ब्राह्मणों से, और यही जो 5 ब्राह्मण हैं महात्मा बुद्ध के साथ तपस्या करने लग गए थे। और देखो, 1 वर्ष बाद ये 5 ब्राह्मण चले गए थे, लेकिन महात्मा बुद्ध बैठे रहे थे। 6 वर्ष की तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखो, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, 6 वर्ष तपस्या की थी, 29 और 6 35 हो जाते हैं, तो 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस घटना को कहा गया था निर्वाण। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कहलाए थे बुद्ध या तथागत। ठीक है, कब कहलाए थे? ज्ञान प्राप्ति के बाद कहलाए थे बुद्ध या तथागत। और देखो, छोटी एक कन्या थी जिसका नाम था सुजाता, और जब ये यानी जब इन्होंने तपस्या की थी तो अनशन समझ लो, कुछ भी समझ लो, सुजाता के नाम से इन्होंने खीर खा करके उसको तोड़ा था, अपना व्रत कह सकते हो वो तोड़ा था। ठीक है, और इसी वजह से बुद्ध पूर्णिमा को, वैशाख महीने की बुद्ध पूर्णिमा जो होती है, उस दिन प्रसाद के रूप में खीर मनाई जाती है। देखो, वैशाख पूर्णिमा क्यों इंपॉर्टेंट है ये और बता देता हूँ आपको, और बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा जाता है उसको, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध हैं इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, इनका ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा को प्राप्त हुआ था, और इनका जो महापरिनिर्वाण जो हुआ था, यानी इनकी जो मृत्यु हुई थी वो वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी। इसी वजह से इसको बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, वैशाख महीने की को। ठीक है, इसके बाद इनके द्वारा जो पहला उपदेश है वो सारनाथ के वाराणसी के पास मृगधा वन में दिया गया था, उन्हीं 5 ब्राह्मणों को जिन्होंने इनके साथ तपस्या की थी 1 वर्ष। ठीक है, जब इन्होंने उपदेश दिया था जो पहला, उस घटना को कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, 3 घटना हो गई। पहली तो थी जब इन्होंने घर से त्याग किया था, उसको कहा गया था महावीर निष्क्रमण। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको कहा गया था निर्वाण, और जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। ठीक है, तो देखो, इनके द्वारा उपदेश में 4 आर्य सत्य जोड़े गए थे, जैसा था एक पहला दुख, दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, और चौथा था इसमें दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, और इनके द्वारा 8 अष्टांगिक मार्ग भी दिए गए थे। ठीक है, उनको भी याद कर लेना, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, उस हिसाब से सम्यक संकल्प योग, सम्यक आजीवक, क्रमांत, बुद्ध समाधि। देखो, मुझे क्यों याद है, क्योंकि मैंने बार बार रिवाइज किया है, आप भी रिवाइज करोगे तो उसी हिसाब से हो जाएंगे आपको। देखो, बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध को क्या बोलते हैं? 1 सेकंड, नहीं वो तो अष्टांगिक मार्ग हो गए। अच्छा, महात्मा बुद्ध के, 1 सेकंड मुझे याद नहीं है, हाँ सॉरी। देखो, महात्मा बुद्ध के द्वारा 3 रत्न दिए गए थे, बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, और देखो, गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक उपदेश ये भी पूछे जाते हैं, कहाँ पर दिए गए? पाली भाषा में दिए गए और श्रावस्ती में। ठीक है, और 2 शिष्य हुए थे इनके, जो प्रथम 2 शिष्य हुए थे, एक था तपस्सु, एक भल्लुक था, ये शूद्र थे। ठीक है, और इनके प्रधान शिष्य भी पूछे जाते हैं, आनंद और उपाली हुए थे। ठीक है, देखो और भी बताने को कुछ है, लेकिन याद रखना, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, हिरनावती नदी के किनारे हुई थी, 80 वर्ष की आयु में हुई थी। उस घटना को कहा गया था महावीर निष्क्रमण। ठीक है, एक इनका वो था, क्या बोलते हैं, शिष्य था जिसका नाम था चुंद लोहार, उसके पास गए थे, उसने इनको परोसा था पोर्क यानी सूअर का मांस, जिसे ये पचा नहीं सके थे, और अतिसार रोग से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो दिया था वो पावापुरी में दिया था। कहाँ पर? पावापुरी में, ये भी पूछा जाता है। और उपदेश सुभच्च को दिया था, अंतिम उपदेश। ठीक है, तो इतना ही समझ लो, और बताऊंगा किसी दिन। अब देखो, इसमें बुद्ध के जीवन की घटना है, जन्म जब हुआ था उस घटना को क्या कहते हैं? प्रतीक चिन्ह क्या है जन्म की घटना का? तो देखो, महात्मा बुद्ध का जो जन्म का प्रतीक है वो कमल है। ठीक है, क्या है? कमल। एक का हो जाएगा 4। और देखो, अभी बताया था जो पहला उपदेश दिया था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। महाबोधि ये किसको प्रतीक करता है? महाबोधि ये प्रतीक करता है बोधि वृक्ष को। ठीक है, बोधि वृक्ष को। और गृह त्याग ये घटना, गृह त्याग, महावीर निष्क्रमण ये घोड़ा को प्रतीक करती है।
तो समझ सकते हो, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2 और सी का 1 और डी का 3। 4 2 1 3 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित देशों में से कौन से देश स्थल अवरुद्ध हैं, यानी जिसके चारों तरफ स्थल हो, जल ना हो, ऐसे देश कौन से हैं? सागर ना लगा हो, जल भले ही हो लेकिन वो जल सागर से कनेक्ट नहीं हो, तो उसको हम स्थल अवरुद्ध कहेंगे। ठीक है, बताइए। जैसे कजाकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर जो झील है सबसे बड़ी दुनिया की, उससे लगती है, लेकिन फिर भी कजाकिस्तान को हम स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं और विश्व का सबसे बड़ा भी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि कजाकिस्तान का जल किसी भी महासागर में नहीं जाता है इस हिसाब से। देखो, दक्षिणी सूडान, लाओस, अफगानिस्तान, बोलिविया। देखो, अब इसे करने की कोशिश करें। सबसे पहले देखो, इसमें दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान के बारे में आपने देखा होगा, ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है और ये स्थल अवरुद्ध देश है। दक्षिणी सूडान स्थल अवरुद्ध देश है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। इसके चारों तरफ देखा जाए तो जैसे सूडान भी है, इथियोपिया भी है। अगर आपने मैप को अच्छे से देखा हो तो माइंड में देखो, सूडान है इसके साइड में, इसके अलावा इथियोपिया भी है, एक है आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन, इसके अलावा केन्या भी है, इसी से सीमा बनाता है। कांगो एवं युगांडा भी इससे। ठीक है, तो ये दक्षिण दक्षिण उसका अफ्रीका महाद्वीप का है। दूसरा है इसमें लाओस। लाओस में भी देखा होगा आपने, लाओस जो देश है ये आसियान कंट्री है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है लाओस, और ये भी स्थल अवरुद्ध है। लाओस जो है स्थल अवरुद्ध देश है और ये आसियान कंट्री में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में। देखो, इससे सीमा बनाने वाले में देखो, माइंड में लगाओ हिसाब अच्छे से कि म्यांमार सीमा बनाता है, इसके अलावा चीन भी बनाता है इससे, वियतनाम भी बनाता है, कंबोडिया और थाईलैंड, ये इनसे घिरा हुआ है। ठीक है, स्थल अवरुद्ध है। अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी ही है। अफगानिस्तान, भारत की सीमा अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की दूरी तय करती है, याद रखना, लेकिन उस पर कब्जा इस टाइम पाकिस्तान का है। ठीक है, पीओके का क्षेत्र आता है उसमें। तो देखो, अब इसमें अफगानिस्तान से सीमा बनाता है, एक तो ईरान बनाता है, एक पाकिस्तान बनाता है, एक भारत, चीन भी बनाता है, और उससे ऊपर देखोगे तो ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी बनाते हैं इससे। ठीक है, बोलिविया भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोलिविया पड़ता है आपका उसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है बोलिविया। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पेरू और बोलिविया की सीमा पर कौन सी झील है? टिटिकाका। ठीक है, तो उसी हिसाब से देखो, बोलिविया जो है इससे ब्राज़ील सीमा बनाता है, पराग्वे बनाता है, अर्जेंटीना भी बनाता है, चिली और पेरू ये सभी बनाते हैं। तो ये सभी स्थल अवरुद्ध हैं। ठीक है, तो ये चारों ही, इसका 1 2 3 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? मौसम से संबंधित समस्त घटनाएं क्षोभमंडल में घटित तो होती हैं। देखो, बिल्कुल सही है, मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभमंडल में ही घटित होती हैं। समताप मंडल में जहाज क्यों उड़ते हैं? क्योंकि मौसमी घटनाएं वहाँ पर नहीं होती हैं। तो पहला तो ये बिल्कुल सही है। ओजोन परत का संकेंद्रण समताप मंडल में पाया जाता है, ये भी ठीक है। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है, और ओजोन परत ही हमें परावैंगनिक किरणों से जो सूर्य से आती हैं उन सभी से रक्षा करती है। ठीक है, ओजोन परत का संकेंद्रण समताप मंडल में पाया जाता है, और समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। सभी मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। तो देखो, ये दोनों ही सही हैं, 1 और 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 41, कथन और कारण वाला है। कथन है पहले, उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापक्रम दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक है। दूसरा कारण है इसमें, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता महासागरों के तापक्रम के वितरण को प्रभावित करती है। बताइए। तो देखो, समझ पा रहे होंगे आप कि जहाँ पर पानी अधिक होगा तो टेम्परेचर कम पाया जाएगा, स्थल अधिक होगा तो वो जल्दी गर्म होगा। उस हिसाब से समझ लो कि उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापक्रम दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक पाया जाता है, तो सही है ये। और उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता महासागरों के तापक्रम के वितरण को प्रभावित करती है। तो देखो, ये दोनों ही सही हैं, और ये जो कारण है कथन की व्याख्या भी करता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता महासागरों के तापक्रम के वितरण को प्रभावित करती है, और उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापक्रम दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रहता है। तो ये दोनों ही सही हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापक्रम दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रहता है, सही है।
जैसे गर्म स्थल के संपर्क के परिणाम स्वरूप देखा जाए तो महासागर अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापक्रम दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रहता है। तो दोनों ही सही है और व्याख्या भी करता है इसका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित जंतुओं में से किन में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है? देखो स्तनधारी और जो पक्षी होते हैं उसमें 4 कोष्ठीय हृदय होता है, 2 आनंद और 2 निलय होते हैं उसमें, ठीक है। 4 प्रकोष्ठीय हृदय किसका होता है? स्तनधारियों और पक्षियों का। तो देखो इसमें बंदर है, पहले बंदर देखो, बंदर क्या स्तनधारी है? तो देखो बंदर में होता है 4 प्रकोष्ठीय, इसमें 3 नहीं होगा, ये गलत है। मेंढक, सांप और मगरमच्छ, मेंढक, सांप और छिपकली वगैरह जो होते हैं उनमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। मगरमच्छ में कितना होता है फिर? मगरमच्छ में भी 4 होता है, ठीक है। तो इसका भी ये सही हो जाएगा, मगरमच्छ में भी 4 होता है। लेकिन इसमें मेंढक और सांप दिए हुए हैं, मेंढक, सांप और इसके अलावा छिपकली, इनमें 3 प्रकोष्ठीय हृदय होता है। और मछली में 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, मछली का भी पूछा जाता है। नहीं, एक सेकंड, हाँ सही है, मैंने समझा था कि ऑप्शन 2 में मछली दिया हुआ है, नहीं इसमें मेंढक है। मेंढक और सांप, इसके अलावा छिपकली में तो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, मछली में 2 प्रकोष्ठ का होता है, बंदर, मगरमच्छ वगैरह में होता है 4 प्रकोष्ठ का, मानव में भी 4 प्रकोष्ठ का होता है, और आपका पक्षियों में भी 4 होता है। तो देखो इसमें 3 वाले पूछे हैं इसमें, तो 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें, फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है क्या? तो देखो ये फोर्ब्स की 100 सर्वशक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है 2023 में दिसंबर में। तो इसमें शीर्ष स्थान पर रही हैं यूरोपीय कमीशन की उर्सुला वॉन डेर जो लेयन है वो, इसमें पूर्व चांसलर जो जर्मनी की हैं एंजेला मार्केल वो नहीं है पहले स्थान पर। तो ये पहला कथन जो है गलत है, ठीक है। दूसरे स्थान पर इसमें यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं क्रिस्टीन लेगार्ड वो रही हैं। और देखो भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उनको इस स्थान में इस सूची में यानी फोर्ब्स की इस सूची में 32वां स्थान मिला है। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसमें भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया है, एक रोशनी नाडर मल्होत्रा भी हैं, एक सोमा मंडल है और एक है किरण मजूमदार। इन चारों को आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ये सीतारमण, इनका 32वां स्थान है। तो पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, अब इसमें ये देखना है कौन सुमेलित नहीं है। ये एक साइड में शायद पुस्तकें हैं, हाँ पुस्तकों के नाम है और किसके द्वारा लिखित हैं। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? 1857 बी.डी. सावरकर। देखो इसमें पहली ही पुस्तक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसी से संबंधित है। एक सेकंड, जैसे इसमें पहली है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये पुस्तक बी.डी. सावरकर के द्वारा ही लिखी गई थी, ये बिल्कुल सही है। देखो दूसरी है इसमें द सेपोय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार, ये भी ठीक है। असबाब ए बगावत ए हिंद सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई, ये भी ठीक है। लेकिन ये 1857 है, देखो हिंदी में लिख रही है, आपने शायद ऐसे याद की हो। 1857 ये भारत सरकार के आग्रह पर लिखी गई थी, किसके द्वारा? एस.एन. सेन के द्वारा लिखी गई थी। सरकारी इतिहासकार थे एस.एन. सेन यानी सुरेंद्र नाथ सेन, इनके द्वारा लिखी गई थी 1857, और ये 1957 में प्रकाशित हुई थी। और ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नहीं लिखी थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी थी अ नेशन इन मेकिंग, ठीक है। तो यही मिलाने इसका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, एक साइड में मेला और एक साइड में जनपद। देवीपाटन मेला कहाँ पर होता है? देखो अब इस क्वेश्चन में मिलान करें, देवीपाटन मेला कहाँ पर होता है? तो देवीपाटन मेला होता है बलरामपुर में। कहाँ पर? एक का हो जाएगा दो हो जाएगा, एक का 2 बलरामपुर में होता है। कंपली मेला
कंपिल मेला जो होता है ये फर्रुखाबाद में होता है, इसका 3 हो जाएगा। बटेश्वर मेला आगरा में होता है, और ददरी मेला होता है बलिया में, तो इसका 4 हो जाएगा। देखो माघ मेला और होता है प्रयागराज में होता है, काफ़ी पूछा जाता है। कैलाश आगरा में होता है, कैलाश मेला, ठीक है। मटकी मेला ब्रज क्षेत्र में होता है, और आपका नवरात्रि मेला भी होता है, वो बलरामपुर में होता है। इसमें दिया है क्या? बलरामपुर में नहीं दिया। ददरी तो बता ही दिया मैंने। और क्या बताऊं, और एक दो मेला और मुझे याद आ रहे हैं, जैसे ध्रुपद मेला है वो वाराणसी में होता है, ध्रुपद मेला वो भी पूछा जाता है काफ़ी। एक होता है नक्कटैया मेला, वो चैतगंज वाराणसी में ही होता है, वो भी पूछा जाता है। नौचंदी मेला मेरठ में होता है, काफ़ी पूछा जाता है। कालिंजर मेला कहाँ होता है? बांदा में, ठीक है। देवी पाटन मेला बलरामपुर, इसमें आ ही गया। और क्या बताऊँ, हाँ तो एक मुड़िया पूर्णिमा मेला है, गोवर्धन में होता है। देखो थोड़े बहुत और हैं, उन्हें भी याद कर लेना, ठीक है। और चलो इतना ही काफ़ी है। देखो अब इसका मिलान हुआ 2 3 1 4, इसका सही जवाब होगा 2 3 1 4, ऑप्शन सी। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन दोस्तों आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी हो रही है। समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन भले ही 50 हैं, लेकिन आप फैक्ट समझोगे तो 200 250 प्लस हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आप अच्छे से क्लास को मेरे साथ एग्जाम तक लेते रहो, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आपके लिए मैं थोड़े दिन बाद ओनली नोट्स की, प्रॉपर नोट्स की सभी सब्जेक्टों की वीडियो रखूँगा पॉइंट बाई पॉइंट। उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखना। थोड़े दिन में उस पर काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 40 है। अगर अच्छी लग रही हो क्लास तो शेयर भी करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 40 देख लो। निम्नलिखित में से किस युग्म में कांग्रेस अधिवेशन एवं उसके अध्यक्ष का मिलान सही नहीं है? कांग्रेस अधिवेशन और उसके अध्यक्ष का मिलान सही नहीं है। जैसे देखो इसमें कलकत्ता अधिवेशन है 1917 का, क्या इसमें अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी? बताइए। देखो बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था, ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल ठीक है। कानपुर अधिवेशन 1925 का जो हुआ था, ये 1925 में हुआ था, इसमें अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। सभी को पता होगा महात्मा गांधी के बाद जो हुआ था 1925 में कानपुर अधिवेशन, इसमें अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। भारत की ये पहली राज्यपाल थी महिला, और भारत की और उत्तर प्रदेश की भी, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू ने की थी इसकी, ना कि जॉर्ज यूल ने, यही गलत है इसका। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था राज बिहारी घोष के टाइम में, और कांग्रेस में विभाजन हो गया था गर्म दल और नरम दल में, इसी में। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1917 में, एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है। बाकी सभी सही हैं, ये तीसरा गलत है, यही इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब देखो विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है क्या? बताइए। तो देखो बिल्कुल सही है, विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है 3 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया जाता है 7 दिसंबर को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस तो अभी ये थोड़े दिन पहले ही घोषित हुआ है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का जो चंद्रयान 3 है उसने सफल लैंडिंग की थी, और प्रधानमंत्री ने 23 अगस्त को ही उस स्थान 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की। और देखो जिस स्थान पर लैंडिंग की थी उसको शिव शक्ति पॉइंट भी दिया था पीएम ने नाम, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, यही सुमेलित नहीं है। कितना होगा इसका? 23 अगस्त, ठीक है, इतना याद कर लो, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, एक दो क्वेश्चन और है दोस्तों 50 होने में बस। देखो भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है इसमें आदित्य L1 मिशन को PSLV C57 के माध्यम से लॉन्च किया गया। देखो चंद्रयान 3 को छोड़ा गया था LVM-3M4 के द्वारा। पूछा जा सकता है चंद्रयान 3 को किसके द्वारा? LVM-3M4 के द्वारा छोड़ा गया था, इसको पूछा जाता है। अब देखो इसमें आदित्य L1 मिशन को PSLV C57 के माध्यम से लॉन्च किया गया, तो देखो ये पहला सही है इसमें। दूसरा है सूर्य की सतह पर पहुंचने वाला ये पहला सौर मिशन है। क्या ये सूर्य की सतह पर पहुंचेगा? तो ये सूर्य की सतह पर कहाँ से पहुंचेगा? ये तो भारत से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएगा, और सूर्य कितनी दूर है? वो दूर है तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर। तो वो तो समझ सकते हो,
1% भी दूरी नहीं तय कर रहा है ये जो आदित्य L1 है सूर्य की दूरी की तुलना की जाए तो। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर के करीब है सूर्य, और ये गया है मात्र जो पहला L1 बिंदु है उस पर 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, और ये सूर्य के वातावरण, विकिरण, ऊष्मा, कण वगैरह जो प्रवाह यानी सौर तूफानों आदि का अध्ययन करेगा। और 6 जनवरी 2024 को अपनी कक्षा में पहुंचा था। कब? 6 जनवरी को पूछा जा सकता है। तो ये देखो गलत है, इसका सही जवाब होगा केवल एक सही है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। देखो इसमें कथन देखते हैं, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो बिल्कुल सही है। कारण है, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे। तो देखो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, समझ पा रहे होंगे, दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी करता है ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और आर दोनों सही हैं, और आर ए की व्याख्या करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है क्या? देखो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1975 में, सभी को ये तो पता ही होगा, और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, ये भी ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री ने की थी क्या? देखो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा, ना कि अग्निहोत्री के द्वारा। और कब की गई थी? 1873 में। शिवनारायण अग्निहोत्री ने तो 1887 में देव समाज की स्थापना की थी। किसकी? देव समाज की। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। और कब? 1873 में। और देव समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री ने 1887 में। कहाँ पर? लाहौर में की थी। तीसरा इसमें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था, तो ये भी ठीक है, सी भी। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है, तो देखो ये भी ठीक है। तो इसमें गलत कौन सा है? ऑप्शन बी गलत है, इसका यही जवाब हो जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों आज का ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। अपनी राय बताइए कमेंट बॉक्स में, किस तरह से कुछ आप सभी के लिए यूजफुल हो रही है क्लास, या कुछ कमी है तो मैं सुधार करूं, उस हिसाब से बताइए सब कुछ। और अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दो, क्योंकि सभी को फ़ायदा मिले अधिक से अधिक। तो कहते हैं ज्ञान जितना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आपके पास हो तो ज़्यादा जब बढ़ता है जब आप उसको सभी को देते हो। अगर आप उसको अपने पास ही रखते हो तो वो सही नहीं रहता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर 15वें प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहो, बाय।